तो सर, आज की जो अहम बैठक थी वो किन किन विषयों के ऊपर रखी गई थी और अधिकतर लोग जो पूर्वांचल और बिहार से बिलोंग करते थे? जी देखिए, आज की मीटिंग जो थी ये परिचय के साथ। हाँ, मेरा नाम R.K. मौर्य है और मैं टिकरी खुर्द स्वर्ण जयंती बिहार दिल्ली 40 से हूँ और पीछे मैं उत्तर प्रदेश से उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो यहाँ मैं दिल्ली में देख रहा हूँ कि 80 से 90% जो लोग हैं फैक्ट्रियों में काम करते हैं या असंगठित लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये यूपी और बिहार से हैं। और इन यूपी और बिहार के लोगों को बहुत प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं, बहुत सी समस्याएं आती हैं और इनकी समस्याएं सुनी नहीं जाती हैं। और कहीं भी जैसे इनके तिथि त्यौहार हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इनको धक्के खाने पड़ते हैं, चाहे छठ पूजा को लेकर के हो, हर नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसलिए ये जो पूर्वांचल बिहार फ्रंट का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है जो हमारे यूपी बिहार के लोग हैं अपनी परंपरा को कायम रख सकें और यहाँ अपनी एकता बना करके किसी भी सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ अपनी बात रख सकें और अपनी बात मनवा सकें। राजेंद्र यादव जी, आपके पास आपसे एक अहम प्रश्न ये है कि जो पूर्वांचल और ज़्यादातर बिहार के लोग प्रवासी बन करके आते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पे उनकी जीविका चल सके। वैसे दिल्ली में भी है, और क्या उनके लिए क्या योजना लाना चाहते हैं भविष्य के लिए, कैसे वो अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं? पत्रकार साहब, आपको मैं बता दूं कि जैसे आपने कहा कि प्रवासी, तो एक प्रकार प्रवासी जो है ये शोषण का भाषा है, खासकर सरकार का भाषा, सरकारी भाषा। तो मैं आज कह देना चाहता हूं कि जो भी रोजी रोटी के तलाश में अपना गांव छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके तपस्या करने आए, बलिदान देने आए और दिल्ली को आके सजाया सवारा आगे किया। दिल्ली जो एक छोटी सी दिल्ली थी जिसको बृहद, जैसे बृहद मुंबई बना उसी तरह से एक बृहद दिल्ली बना, जो आज दिल्ली 50 गुना ज़्यादा विकास किया और आगे गया है। लेकिन आज तक प्रवासी का ठप्पा सरकार हमारे ऊपर नहीं हटा सका, क्योंकि हमारे प्रवासी हमारे दादा के दादा थे जो यहाँ पर आए थे और प्रवास किए थे, टेम्पोररी आए थे। लेकिन जब उनकी एक पीढ़ी गई वैसे ही यहाँ बस गए, यहाँ जन्म हो गया। ये 2-3 पीढ़ी पीछे से हमारे लोग यहाँ पर जन्म गए। अब हम प्रवासी नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, अब यहाँ हम दिल्ली का निवासी हो गए हैं। मुझे निवासी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आज भी आज़ादी के 75 साल में उत्तर प्रदेश और बिहार के खासकर जो निवास करने वाले निवासी लोग हैं, इनके ऊपर शोषण और जुर्म लगातार जारी है। उन्हें आज तक निवासी का दर्जा नहीं मिला। आज तक डीडीए का सपना देख रहे हैं हमारे लोग, डीडीए में भागीदारी नहीं है, स्कॉलरशिप में भागीदारी नहीं है, हमारी जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाता, डोमिसाइल में बड़ी भेदभाव की जाती है। आप बताओ, अब हम कब तक यहाँ, कहाँ तक, कब तक मुझे प्रवासी रखोगे? अब हम प्रवासी नहीं, अब हम यहाँ का निवासी हो चुके हैं और निवासी की लड़ाई हम शुरू करेंगे। यहाँ बहुत से संगठन इनके बीच में काम कर रही है, बहुत सी पार्टियां इनसे प्रलोभन दे करके इनसे वोट लेने का काम कर रही है। अभी तक कोई मजबूती वाली बात नजर नहीं है। आप क्या मतलब? मैं जानता हूँ और मैं समझ भी रहा हूँ, अब आपका पीड़ा भी समझ रहा हूँ। आप जो हम ये बात को मैं भी रियलाइज कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ कि आज तक कोई ऐसी फ्रंट नहीं बनी, आज तक कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं बन सका जो सरकार को इस सवाल पर मजबूर कर दे। और आप जानते हैं जो खास करके आंदोलन होता है, आंदोलन अगर कमजोर हालत में कोई खड़ा करता है तो व्यवस्था है उसको दबा देती है, खत्म कर देती है। लेकिन आंदोलन जब तेजी में जाता है तो सरकार को दबा करके अपनी बातें को मनवा लेती है। तो हम कमजोर की हालत में नहीं है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अभाव में सरकार के सामने न हम बातें मजबूती से रख सके और न सरकार हमारी कोई तरजीह दे सकी। लेकिन हम कमजोर की हालत में नहीं, हम यहाँ से शुरू किए हैं बवाना से। ये मजदूर नगरी है। आज हम इतने कम से कम आज 100-150 लोगों की बैठक में आप शामिल हुए हैं। ये 100-150 लोग नहीं है, ये 1,00,000-1.5 लाख के लोग हैं। ये बवाना से कारवां निकलेगा, ये अलीपुर जाएगा, ये आपका नरेला जाएगा, ये आपका रोहिणी जाएगा, ये आपको वजीरपुर जाएगा, या होते हुए ये पूरा ये दिल्ली के लाल किला पर हम पहुंचेंगे और बहुत कम
कम ही दिन में, मुझे तो एहसास है मुंबई का भी, आप पता लगा लीजिएगा, मुंबई में कोई सड़क पर नहीं उतरता था उत्तर भारतीय लोग, कोई यूपी बिहार का आदमी आज तक मुझे बता जाए बिरहा और नाच के सिवा कि कोई वहां आंदोलन कर ले। लेकिन मेरे नेतृत्व में पता लगा लीजिएगा कि दिल्ली मुंबई के अंदर जहां राज ठाकरे भाषाई आंदोलन चलाता था, बिहारी और युक्त भैया पूछ पूछ के जहां मारता था, वहां महाराष्ट्र का जॉर्ज साहब के बाद सबसे बड़ा आंदोलन रखा है, जहां पूरी सैटेलाइट मीडिया 2 दिन राजेंद्र सिंह यादव को दिखाते रहा है, लाठी डंडा की बरसात को दिखाया है। देखिएगा, पता कर लीजिएगा। और यहां भी मैं कह रहा हूं ये शुरुआत बड़ी अच्छी है, ये बड़ी अच्छी शुरुआत है कि आज ऐसे ऐसे महानुभाव हमारे साथ हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बिल्कुल निर्विवाद है, बेदाग हैं, जिनके अंदर कोई दाग नहीं है। अब सारी दुनिया ये जानती है, जो लोग खासदार बन के गए, जो खासम खास बन गए, जो हमारा वोट लिया, धोखा दिया, हमारे साथ जुर्म किया, गलत किया, लेकिन यहाँ पर जो है, जो जितने खासदार थे दागदार हो गए, लेकिन एक भी दागदार चेहरा यहाँ पर नहीं है। नए फ्रेशर है, नए उभरते हुए लोग हैं, नौजवान लोग हैं, जिनके अंदर सोच है, सोच एक ही है कि दिल्ली में जो दिल्ली वासियों को सुविधा मिलती है, अगर वही सुविधा नहीं मिली तो हम बता देंगे आपको, भारत का लोकतंत्र बोली से चलता है, गोली से नहीं चलता है। हम अपने बोली से बता देंगे उनको और लाल किला में खड़ा होकर बोली देंगे। ये आवाज हमारी रामलीला मैदान की होगी और सरकार नहीं माने तो मुझे मालूम है किसानों के आंदोलन का भाषा अगर सरकार मानती है तो हमारे हाथ में दही जमा हुआ नहीं है, हम माफ करने वाले नहीं हैं। राजेंद्र यादव को काफ़ी भीड़ देखने आती है, बड़े बड़े मंचों पे उनका भाषण होता है आपका, और बड़े बड़े अधिवेशन किए, क्रांतियों में रहे। क्या लगता है कि भविष्य में राजेंद्र यादव को किस नाम से जाना जाए? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ कि राजेंद्र यादव को किस नाम से जाना जाए। यहाँ तो जानते हैं कि जिसने देश को आजाद कराया पत्रकार साहब, उसे गोली मार दी गई। जो उसने दलितों और शोषितों का आवाज उठाया, जगदेव प्रसाद को मौत की नींद सुला दी गई। जिसने आजादी का नशा लेकर के आया, भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। खुदीराम बोस जैसा क्रांतिकारी मैदान में आया, उसे मौत की नींद सुला दी गई। तो आज भी मैं कहता हूं कि आज भी मैं गुलदस्ता लेकर के नहीं आया हूं कि हम आकर के यहां पर बोलेंगे कि हम बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर हम भरोसा दिलाते हैं कि हमारे लोगों ने पसीना बहाया तो दुनिया की कोई भी लक्ष्मण रेखा उसको हम पार करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर समस्याओं की बात करें तो अगर समस्याओं का अगर निदान चाहते तो बगैर राजनीतिक पार्टी से तो हो नहीं सकता। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं। अभी हम कहते हैं, आज मुझे बताइए, जब अन्ना लोकपाल का आंदोलन चला रहे थे तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? बाबा रामदेव आंदोलन चला रहे थे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? नहीं सकता। मैं आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारी आज भी है। हम क्षेत्र और प्रांत और भाषा की बात नहीं करते, हम आज भी राष्ट्रीयता की हम बात करते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, हम 5 भाई हैं, आप कैसे माँ हो कि अपने एक बच्चों को कमजोर रखना, कुपोषित रखना चाहते हो? अगर भारत के अंदर जितने लोग हैं तो सरकार हमारे डीडीए की क्यों उपेक्षा करती है? हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं देती? हमारी विधवाओं को विधवा पेंशन क्यों नहीं मिलता? हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ खास करके स्कॉलर क्यों नहीं मिलता? आप मुझे बताइए। आज भी हम आस लगा के बैठे हैं कि हमें भी यहाँ का दिल्ली की वासी हो गए हैं, हमें भी डीडीए से फ्लैट देंगे अरविंद केजरीवाल जी। इसी मजदूरों का नारा देकर मजदूरों को अधिकार दिलाने के नाम पर सत्ता में आए हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आपका सरकार का भी 6.5 साल गुजर गया। 6.5 साल 7 साल के अंदर आपने भी झांसा दिया है और झांसा का जवाब भी आपको जनता बहुत जल्दी देगी। अगर संगठन के कैसे नहीं, तो मैं संगठन ही तो कर रहा हूं। मैं आज भी मैं कहता हूं, बाबा साहब ने एक सूत्र दिया, ये पूरे दुनिया जानता है कि अगर कोई भी परिवर्तन की आग आपके अंदर है तो सबसे पहले उस विषय में आप शिक्षा ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान प्राप्त अगर हो जाए तो आप ऑर्गेनाइजेशन का काम करें। हम बिल्कुल ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए हैं। जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन मेरी तैयार हो जाएगी, उस दिन झंडा लेके, हम डंडा लेके लोकतंत्र के मंदिर पर, लोकतंत्र के रास्ते पर खड़ा होकर हम आगाज कर देंगे, लड़ाई की शुरुआत कर देंगे। आपका संगठन मजदूरों के साथ कैसे काम करेगी? देखिए, आप जानते हैं, गांधी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और एक गांव से आए हुए मजदूर हैं। मजदूरों के साथ आज मुझे बताइए कि आज भी मजदूर 9,000, 8,000, 7,000 में इसी शहर में काम करता है। पत्रकार साहब, आप जरा जा करके सर्वे करिए कि महीना नहीं लगता इन मजदूरों को घर में, परिवार को, बच्चों को इलाज और बच्चों को स्कूल का फीस नहीं जुटता, नहीं दे पाता है। आज भी ये बच्चे ये सारे सरकार के दावे झूठे हैं, खोखले हैं। आज भी मजदूरों के साथ जो हो रहा है, हम समझता है बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा जुर्म है, और सरकार बिल्कुल उदासीन है। सरकार की किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इसका बिल्कुल निंदा करता हूं, लेकिन मजदूरों का जहां तक सवाल है तो मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत जल्दी ही मैं जादू की छड़ी चला दूंगा, लेकिन मजदूर अगर जिस दिन खड़ा हो जाएंगे तो उनकी छठी की दूध भी याद हो जाएगी।